नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो जैसा कि कल सूचित कर दिया गया था आप लोग को कि जो करंट अफेयर का वीडियो है अब वीकली मिलेगा, संडे को मिलेगा आप लोग को। तो इन बिटवीन क्या करेंगे, तो इन बिटवीन हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। टॉपिक वाइज वो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसका कि इफेक्ट आने वाले 2 3 4 5 सालों में होने वाला होगा, उसका अध्ययन करेंगे। या फिर कोई हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या और कोई सब्जेक्ट हो, उससे संबंधित जो भी स्टैटिक टॉपिक है उसके बारे में उसका थ्रू आउट जो है डिस्कशन करेंगे। तो इसी क्रम में आज जो है नया जो है ये सेशन आप लोग के सामने प्रस्तुत है, जिसमें टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे हम लोग। और इसका इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया लंबे काल के लिए होगा, तो इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है, ये हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसका नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हिंदी में अगर इसको समझें तो इसका होगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये जारी किया गया है। कौन सा मंत्रालय इसको जारी करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हाँ, एक चीज़ और, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना डिस्कशन हम लोग करेंगे ये सारा डिस्कशन हिंदी में ही होगा। तो आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे कभी आपको जो है घबराने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, इससे इसमें भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि रेलवे वाले अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी का कर रहे हैं तो वहाँ नहीं पूछा जाएगा। ये जो है सार्वभौमिक है, एक तरह से कह लीजिए। दूसरा, अगर तैयारी नहीं भी आप कर रहे हैं, अगर आप एक सशक्त नागरिक के नाते आपको ये जाननी चाहिए, उस नाते से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जो है पर्यावरण, वन और जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, जिसके कि मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी भूपेंद्र यादव, उन्हीं के मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, और इसी के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जैसा कि हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके अंदर स्टेट मिनिस्टर होते हैं। स्टेट मिनिस्टर में भी जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं वो जस्ट कैबिनेट के बाद होते हैं, और इसके बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। तो इसके जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो कौन है, अश्विन चौबे। और ये जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन, इसकी ये जो सीसीए होता है, सीसीए बोले तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसका होता है, आईएफएस का। आईएफएस बोले तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस बोले तो अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा वैसे सेवाओं को कहा जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काम करती है, उसको कहते हैं अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में वर्तमान में जो है 3 सेवाएं आती है। जो पहला है आईएएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, जो यूपीएससी से जिसका सिलेक्शन होता है और ये डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। उसके बाद आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा है आईएफएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये तीनों भी इंडियन जो है ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऑल कोई भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर करने का जो पावर है किसके पास है, तो ये एक्सक्लूसिव पावर होता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा, ये राज्यसभा ही आर्टिकल 312 के अंतर्गत अगर किसी भी सर्विस को
ऑल इंडिया सर्विस घोषित कर देती है और लोकसभा उसको एक सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती है, तो वो जो है सेवा ऑल इंडिया सर्विस में आ जाता है। इसका बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग जो अखिल भारतीय सेवा होते हैं, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह होता है। आपको जो है काम में डाइवर्सिटी आपको बहुत मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या कल्चर है, किस तरह से काम होता है, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये आईएफएस को भी कंट्रोल करता है। आईएफएस एक और होता है, उसको इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, जो विदेश मामलों के जो काम होता है भारत सरकार का जिसको देखता है, वो उसको बोलते हैं आईएफएस। जो जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी जो होते हैं, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज में राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री के बारे में पढ़े हम लोग। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है, ये कौन इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। इससे पहले पढ़ लेते हैं इसका जो एक्ट में क्या प्रावधान है, कौन सा एक्ट के तहत इसको बनाया जाता है। तो वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसका कि 2021 में इसमें संशोधन किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ये बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 48A में, जिसको कि 1977 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और इसमें ये प्रावधान है कि द स्टेट शैल इंडेवर to protect and improve the environment and do safeguard the forest and wildlife of the country। यानी सरकार की ये जिम्मेवारी है, या फिर सरकार ऐसा प्रयास करेगी। देखिए 48A जो आता है, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत संविधान हमेशा सरकार को डायरेक्ट करती है, आदेश नहीं देती है। सरकार को कहती है कि अगर सिचुएशन अनुकूल हो तो आप ऐसा करेंगे। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ये भाग 4 में है, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा है। तो ये स्टेट ऐसा प्रयास करेगा कि जो वातावरण है या फिर जो फॉरेस्ट हैं उनमें रहने वाले जो जीव हैं उनका संरक्षण करेगा। इस मिनिस्ट्री से पहले इसका क्या स्टेटस था, तो इसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से जानते थे 1980 में। इसके बाद इसका नाम चेंज करके 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट किया गया, यानी पर्यावरण व वन मंत्रालय 1985 में एक्सक्लूसिव ये बनाया गया। उसके बाद मोदी सरकार आने के बाद 2014 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस मिनिस्ट्री का नाम जो है चेंज करके पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। कब? 2014 में। अब ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत, जो ये सर्वे किया जाता है, ये सर्वे किया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया है। और ये FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना 1 जून 1981 को की गई है। जैसा आप देख सकते हैं, सारा ये जो डेवलपमेंट है वो 1977 में जो एक्ट 48A ऐड किया गया, उसके बाद जो ये है कदम सरकार के द्वारा जो उठाए गए हैं, इसके अंतर्गत ये सब है। और इसी आसपास में सब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट के पीछे कारण क्या है? कारण है कि अगर ये जो डिपार्टमेंट है सर्वे करेगी, सर्वे करने के बाद ये अपना आउटकम देगी, उसमें स्टेटस क्या है वो बताएगी, उसके हिसाब से सरकार जो है और ज़्यादा किस तरह से वन को संरक्षित किया जाए उसके लिए कदम उठाएगी। द सर्वे इज कैरीड आउट बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एवरी 2 ईयर। इसको याद रखिए, ये बाई इनियल है। बाई इनियल मतलब हर 2 साल में एक बार ये होता है। अब भारत एकमात्र ऐसा देश है, ओनली कंट्री है, जो कि हर 2 साल में इस तरह का सर्वे करता है,
क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है। सरकार का बहुत सारा संसाधन इसमें लगता है, बहुत सारा खर्च इसमें आते हैं। बट जितने भी दुनिया के कंट्री हैं वो जनरली 5 साल में ये सर्वे करते हैं, लेकिन भारत एकमात्र कंट्री है जो 2 साल में करता है। और पहला सर्वे जो किया गया था 1987 में किया गया था, 1987 में। और 1987 के बाद से हर 2 साल बाद ये हो रहा है। और अभी जो ये सर्वे प्रस्तुत किया गया है, ये सर्वे कौन सा है, तो ये 17वां सर्वे प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले 2019 में सर्वे प्रस्तुत किया गया था। और 2000 जितने भी हम लोग डाटा पढ़ेंगे अभी, तो उसमें पढ़ेंगे, रेफरेंस देंगे कि 2019 से कितना जो है फॉरेस्ट कवर में इंक्रीजमेंट हुआ या कितना डिक्रीजमेंट हुआ, कितना बढ़ा या घटा। रेफरेंस कहाँ लेंगे, बेस ईयर क्या होगा, 2019 होगा। आगे देखते हैं, तो आगे है इट इज एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इसके अंतर्गत जो है फॉरेस्ट के साथ साथ ट्री कवर को भी इसमें असेसमेंट यानी आकलन किया गया है। अब ये इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, फॉरेस्ट कवर्स उनको कहा जाता है जो सरकार द्वारा लीगली रूप से फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर किए हुए हैं। उसमें क्या जो है बढ़ोतरी या घटोतरी हो रहा है, उसके हिसाब से वो जो है फॉरेस्ट कवर को जो है असेसमेंट उसका किया जाएगा। लेकिन ट्री कवर जो है एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड, यानी फॉरेस्ट लैंड से परे जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, वहाँ पे ट्री कवर क्या है, तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। क्योंकि सरकार का कहना है कि जो फॉरेस्ट में सिर्फ ट्री है, उन्हीं से वातावरण को सिर्फ फायदा ही नहीं, जो एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट है उससे भी फायदा है। ये फायदा क्या करती है गवर्नमेंट को, इस सर्वे के प्लानिंग में सरकार को सहायता करती है। उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग में इससे मदद मिलती है। सरकार आगे किस तरह से जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कौन कौन से कदम उठा सकती है। अब बढ़ते हैं, तो जो इसमें कवर किया जाता है, अगर जो है इसको डिवाइड करें फॉरेस्ट को, तो मेनली 4 तरीके से, 4 में भी मेनली 3 तरीके से आप कह सकते हैं इसको डिवाइड करते हैं। जो एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो बहुत ही सघन जो जंगल होता है, उसको उसमें जो है अब इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सघन है। मॉडरेटली सघन, जो मतलब ना तो ज़्यादा सघन है ना तो ज़्यादा विरल है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, और एक आता है लास्ट में स्क्रब। तो इसको जो हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करते हैं वो FCD कहा जाता है। इसको FCD का मतलब होता है फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी, फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ऐसा देखिए कि जो पेड़ होता है, तो पेड़ का जड़ यानी रूट अगर देखें तो उसका तो डायमीटर जो है मैक्सिमम जो है, बहुत बड़ा से बड़ा पेड़ हो तो 1 मीटर होगा। लेकिन उसका जो बड़ा होता है तो उसका जो ऊपरी पोर्शन है, जिसको कि वो हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं उसको कैनोपी, उसको कैनोपी कहा जाता है। तो जो वो पेड़ है कितने प्रतिशत जमीन को ढकती है, उसी को कहते हैं फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी। यानी अगर ऊपर से देखें तो कितना प्रतिशत जमीन नीचे दिखेगा, उसी को कहते हैं फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी, यानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करती है। तो अगर पूरे जमीन का 70% से ज़्यादा हिस्सा वो कवर कर लेती है तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा, यानी वो बहुत ही सघन है। अगर ये कवरिंग जो है परसेंटेज 40 टू 70% होगा तो उसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। यानी वो ना तो ज़्यादा सघन है और ना तो ज़्यादा विरल है, तब उसको क्या कहा जाएगा, ये कब कहा जाएगा, 40% टू 70% अगर उसका फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी है तब कहा जाएगा। ओपन फॉरेस्ट कब कह दिया जाएगा, यानी जो है फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें जो कैनोपी डेंसिटी है उतना ज़्यादा नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी 10% से 40% होगी, ये परसेंटेज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको ओपन फॉरेस्ट कह दिया जाएगा। और स्क्रब कहा जाता है जब 10% से भी
कम फॉरेस्ट कॉनिपी डेंसिटी एफसीडी हो तो उसको स्क्रब कह दिया जाएगा। अब भारत में जो फॉरेस्ट सर्वे विभाग के, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वे किया गया है, इसके हिसाब से भारत में 76.87% यानी 76.87% जो फॉरेस्ट है वो वेरी डेंस है। इसके अलावा 99.33% जो है वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। 9.34% को ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन का जो है नाम दिया गया है 9.34%, और 1.42% जो है उसको स्क्रब की कैटेगरी में रखा गया है, यानी वो फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन वो तितर बितर है, वो एक पेड़ यहाँ एक पेड़ वहाँ, 10% से भी कम है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना कम है। अब इसमें फाइंडिंग्स जो आया है इस सर्वे के द्वारा, उस फाइंडिंग्स पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस फाइंडिंग के अनुसार जो है पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पिछले 2 साल के दौरान, जैसा कि हम लोग देखें लास्ट सर्वे कब हुआ था, 2019 में हुआ था। 2019 से 2021 के दौरान जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी एक अच्छा न्यूज है, क्योंकि फॉरेस्ट को बढ़ाना, जो फॉरेस्ट कवर है इसको सरकार को हर हाल में ही बढ़ाना ही होगा। और ये बढ़ा है, भले ही ये कम बढ़ा है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सराहनीय है। फॉरेस्ट कवर जो अभी वर्तमान में है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का जो जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7 लाख, जैसे टोटल लगभग जो है 37 लाख या अप्रॉक्सीमेटली 38 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है भारत का टोटल एरिया है। ये जो अगर प्रतिशत में याद रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा परसेंटेज में ही पूछा जाता है, तो 2019 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार ये 21.67% यानी 21.67% था, जो कि 2021 में बढ़कर ये 21.71% हो गया, यानी 0.04% का इंक्रीजमेंट हुआ है। ये माइनर इंक्रीजमेंट है, लेकिन फिर भी अगर पॉजिटिव साइड इंक्रीमेंट है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको कह सकते हैं। ट्री कवर, अब देखिए फॉरेस्ट कवर से एक्सक्लूडिंग है ये कौन, ट्री कवर, यानी ये फॉरेस्ट लैंड पे नहीं है, इसलिए इसको फॉरेस्ट कवर नहीं कह सकते हैं। हालांकि ट्री कवर में भी इंक्रीजमेंट हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और ये 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। और ये अभी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% अभी है वर्तमान में भारत की जो क्षेत्रफल है उसका। टुगेदर विथ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी वन और ये जो पेड़, ये दोनों मिला करके अगर ये इसको काउंट करें तो टोटल 24.62% आता है, जो कि एक अच्छा मान सकते हैं, पूरी जो खराब भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो वो कहती है कि जो 33% टोटल एरिया का 33% यानी कि 1/3 भूभाग जो है अगर फॉरेस्ट कवर हो तो वहाँ जो है क्लाइमेट कंट्रोल होगा, यानी सारा चीज इन कंट्रोल में स्मूथली प्रोसीड कर सकता है, चल सकता है। तो द स्टेट्स डेट हैव शोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, यानी वैसे राज्य जो कि सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में, तो उसमें प्रथम स्थान पे है तेलंगाना। तेलंगाना जो है इस 2 साल में, पिछले 2 साल में यानी 2019 से 21 के दौरान 3.07% से बढ़कर जो है पहले स्थान पे है तेलंगाना। जैसा कि आपको पता है 2014 में इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो ये पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे ठीक उसका जो पहले वाला राज्य जिससे काट करके बनाया गया आंध्र प्रदेश है, ये 2.22% से है, और तीसरे नंबर पे 1.01% है। ये सारा डिटेल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये 2021 के बाद ये सर्वे 2023 में आएगा, और 2023 का सर्वे जो है कब ये पब्लिश होगा, 2024 में। तो समझिए 2024 तक
जितना भी एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन में ये के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन ही नहीं, आप ऐसे लिख रहे हो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं बाय द वे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट, वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि ये तो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब ऐसे पॉजिटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कई जहाँ कई राज्यों में वन बढ़े हैं यानी फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, वहीं पे कई राज्यों में वन जो है फॉरेस्ट कवर नीचे भी हुआ है, यानी ग्रोथ जो है निगेटिव भी हो गया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पे घटे हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर का जो ग्रोथ है वो निगेटिव है, ऐसा क्यों? आप सोच सकते हैं, इस एक कॉमन अगर आप दिमाग लगाएं तो क्या होता है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा भी वही है, तो घटने का आसार वही होता है जहां पे कोई चीज ज्यादा हो। चूंकि अभी सरकार की जो पॉलिसी है, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, अभी आ गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर भारत सरकार जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके कारण वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा रही है, बहुत सारे फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। अब ये फैक्ट्री कहाँ लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनेगा? वहाँ पहले जो स्थित फॉरेस्ट है उसको हटाइएगा तब तो, या फिर अगर वहाँ के लोगों का जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो कहाँ काम करेंगे? उनके लिए खेती करने के लिए भी जगह तो चाहिए। तो वो कैसे जनरेट होगा? अगर वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको काट करके ही वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है एक निराशाजनक न्यूज है, निराशाजनक आउटकम है इस फॉरेस्ट सर्वे का, कि जो है इन सब नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है क्या हुआ है, घटा है। अब एक इससे संबंधित एक स्टैटिक जीके है, ये आप पहले भी पढ़े होइएगा, कि द स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग का एक बार अरेंज करने के लिए आता है। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसको आप याद करने के लिए कर सकते हैं MA। देखिए जो ट्रिक है वो शॉर्ट टर्म में तो ये जो लगता है कि नहीं अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन के समय क्या होता है कि ये जो जाकर के आप भूल जाते हैं। आप इसको याद रखिए, MA करने के बाद CO आप बन सकते हैं। M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड C फॉर छत्तीसगढ़, O फॉर उड़ीसा। MA यानी मास्टर जो है BA के बाद जैसा कि आप लोग MA करते हैं उसके बाद CO का पोस्ट होता है कहाँ, ब्लॉक में, जिसको सर्किल ऑफिसर कह सकते हैं। MA के बाद CO बन सकते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। ऐसे आपको जो अच्छा लगे, जो सुविधा लगे, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर परसेंटेज वाइज जो है देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ है एरिया फॉरेस्ट कवर, ये एरिया वाइज मतलब अगर ओवरऑल एरिया देखें यानी कितना स्क्वायर किलोमीटर कौन से स्टेट में ज्यादा है, तो उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन किसी राज्य का जो एरिया है और उस एरिया का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है, तो उसमें जो उसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज वाइज। तो और उसमें सबसे पहला नंबर पे है मिजोरम है। अब ध्यान से देखें तो दोनों में दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, यानी एरिया वाइज या परसेंटेज वाइज आए तो दोनों में दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे परसेंटेज वाइज में मेघालय, तो चौथे में मणिपुर और पांचवे में नागालैंड है। तो इसको भी आप याद रखिए इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। बढ़ते हैं कुछ अगले जो है आउटकम इस जो रिपोर्ट का जो है आउटकम की ओर। तो इसमें मैंग्रोव के बारे में जो चर्चा है कि मैंग्रोव एरिया जो है ये घटा है, बढ़ा है, इसमें क्या परिवर्तन आया है। अब इससे पहले मैंग्रोव को समझ लेते हैं, ये क्या है, ये किस तरह से ट्री कवर के अंतर्गत इसको नहीं काउंट किया जाता है, या फिर क्यों इसको जो है फॉरेस्ट के अंदर कवर नहीं किया जाता है। तो मैंग्रोव जो है पार्टिकुलरली वैसे क्षेत्र में ये जो
पाए जाते हैं जो कोस्टल एरिया हैं, यानी जो तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इनका जो हाइट है ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये हर्ब्स टाइप के होते हैं, सर्ब्स टाइप्स के होते हैं, और इवन ये अंडर वाटर भी पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव। इसको इसका डिफिनीशन देखें तो अ स्मॉल ट्रीज और सर्ब्स डेट ग्रोज अलोंग द कोस्टल लाइन टेकिंग रूट इन सॉल्टी सेडिमेंट्स ऑफन अंडर वाटर। यानी इनका जो ये जगह, जो जिस जगह ये पाए जाते हैं, इनका जो जड़ होता है वो जो है ना तो वहाँ पूरी तरह से सूखा रहता है, ना तो सिर्फ पानी, एक दलदली टाइप का रहता है। और जो है मेनली ये जो पोर्शन होता है ये सॉल्टी वाटर यानी समुद्री तटीय जो इलाका होता है वहीं पे पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव। वर्तमान में जो भारत का कवरेज है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% जो है ये मैंग्रोव के अंतर्गत आते हैं। अब मैंग्रोव है सोन एन इंक्रीज मात्र 17 स्क्वायर किलोमीटर इस सर्वे में, यानी पिछले 2 साल में 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है किसमें? मैंग्रोव में। वेस्ट बंगाल जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव एरिया कवर करता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, फॉलोड बाय गुजरात, यानी पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात, और तीसरे नंबर पे जो है अंडमान निकोबार। अब देख सकते हैं आप क्यों है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं आप बंगाल की खाड़ी जा करके वहाँ लगती है, दूसरा जो है गंगा नदी भी वहाँ जा करके लगती है, इसलिए वेस्ट बंगाल। गुजरात सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई किसकी है? तट यानी भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट किसकी है? तो गुजरात की है। अंडमान तो पूरी तरह से जो है बंगाल की खाड़ी में ही है, तो जो है इसका तट जो है काफ़ी जो है समुद्र से लगा हुआ है, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। सुंदरबन जो है ये मैंग्रोव ही है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर रीजन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा है, और ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्ट भी किया हुआ है। ये सुंदरबन में ही रॉयल बंगाल टाइगर जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, गैंगेटिक डॉल्फिन और एस्चुरियन क्रोकोडाइल का जो एक्सक्लूसिव होम है, कौन? ये सुंदरबन। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी सर्वे में ये भी जो है सरकार को वार्न किया गया है कि भारत में कितने फॉरेस्ट जो है वो फायर प्रोन हैं, यानी जिसमें कि आग लगने की संभावना ज़्यादा है, जिस कारण से जो है फॉरेस्ट कवर को काफ़ी क्षति होती है। ये सूचना जो है आप लॉकडाउन के दौरान बहुत सुने होंगे कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वहाँ जो अमेजन का फॉरेस्ट है उसमें बहुत बार जो है वाइल्ड फायर लगा, और उसके बाद काफ़ी मात्रा में फॉरेस्ट कवर का वहाँ नुकसान हुआ। तो वही भारत जो ये जो रिपोर्ट है ये भी सरकार को वार्न कर रही है। अब पहले देख लेते हैं कि फायर का कारण क्या होता है। तो फायर का जो नेचुरल काउज है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो थंडर स्टॉर्म, जो कि बिजली गिरना, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इस कारण से भी आग लग जाता है। मैन मेड में 2 तरह का होता है, एक तो इंटेंशनली, दूसरा अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली में क्या होता है कि जैसे आप सिगरेट पिए और वहीं पे जो है वो उसका बड्स या फिर माचिस से जलाएं और माचिस को बिना बुझाए आप वहीं पे फेंक दिए, तो वो भी कारण होता है। सिगरेट पीने के बाद बड जो बच जाता है उसको बड्स बोलते हैं, वो पूरा आप वो खत्म नहीं हुआ उसको ऐसे ही फेंक दिए, वो भी कारण बन जाता है। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत सारे जब पत्ते गिरते हैं और वो सड़ जाते हैं तो उसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है, और मीथेन जब एयर के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो उसमें जो है आग लग जाता है, वो भी कारण होता है। और इंटेंशनली होता है कि जिनको मतलब पहले से मन बना चुके हैं कि यहाँ को हमको जलाने के बाद जमीन जब साफ हो जाएगा तो वहाँ खेती करेंगे, वो जो है इविल माइंड या इल माइंडेड जो होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में एक स्पेशल टाइप ऑफ कल्टीवेशन है जिसको स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, या आप लोग नाम इसको पहले सुने होंगे, झूमिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि फॉरेस्ट कवर को साफ किए, क्या होता है फॉरेस्ट जहाँ कवर पहले से होता है तो वहाँ का जो मिट्टी है काफ़ी उर्वरा होती है, काफ़ी उर्वरक वहाँ पाया जाता है, और वहाँ पे फसल काफ़ी अच्छा होता है।
और वहाँ पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो उस एरिया को साफ कर दिए और वहाँ पे 1-2 साल खेती किए और उसके बाद फिर उसको छोड़ करके फिर आगे जो फॉरेस्ट कवर है इसको जो है क्लीन किए, फिर वहाँ इसको कहता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या जूमिंग कल्टीवेशन। तो ये जो है एक कंसर्न का रीजन है भारत सरकार के लिए कि इसको किस तरह से रोका जाए। अभी जो है टोटल फॉरेस्ट कवर का इस सर्वे के अनुसार 35.46% जो कवर है इसका जो ये जाहिर किया है ये सर्वे कि ये फायर के प्रोन है, यानी इसमें हो सकता है आग लग सकती है। इसमें भी 2.81% जो है एक्सट्रीमली प्रोन है, यानी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें जो है आग लगेगा और ये जो आने वाला समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 7.8% वेरी हाईली प्रोन, ये तो एक्सट्रीमली, और 7.8% जो है वेरी हाईली प्रोन है, और 11.51% जो है हाईली प्रोन। ये जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ताकि जो है सरकार को वही एक्शन लेने में मददगार हो। अब क्योंकि ये अगर परसेंटेज के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया गया है तो ये भी बताया गया है कि कौन सा स्टेट में कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से सरकार कदम उठा सकती है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है, जो 7 सिस्टर्स हम लोग देखें जहाँ की इस सर्वे के अनुसार भी फॉरेस्ट कवर में डिक्रीजमेंट हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ की देखिए वहीं पे ज़्यादा संभावना है जहाँ की फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न में परसेंटेज के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा है, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में देखें सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसकी संभावना ज़्यादा बताया जा रहा है। हाँ, और इस सर्वे में ये भी अनुमान लगाया है कि बाय द 2030 45 to 64% ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडिया विल एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी बाद में हम लोग एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज में। हालांकि अभी इस आने वाले समय में भी इस वीडियो में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक है, इसका नाम है टोटल कार्बन स्टॉक। इसको पढ़ने के लिए हमको क्लाइमेट चेंज से इसको कोरिलेट करना होगा। इसमें क्या है, अभी कार्बन स्टॉक क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। कार्बन स्टॉक बोले तो जैसे आप हम जो रोजमर्रा का काम करते हैं इसमें आप या गैस जला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कोई फैक्ट्री है वहाँ पे डीजल जल रहा है या कोयला जल रहा है या पेट्रोल जल रहा है, कोई भी चीज जब वो वर्न होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जा करके हमारे वातावरण में ऊपर एक छतरी जैसा बना देता है, मतलब इसको एक क्लाउड ये बना लेता है। अब जो क्लाउड देखते हैं वो नहीं, उससे ऊपर जा करके। और इससे क्या होता है कि जो सन रे आती है पृथ्वी पे आ तो जाती है, लेकिन इसको वापस जब जाना होता है तो ये कवर जो है CO2 का कवर इसको रोक देता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर इसको सामान्य भाषा में समझें तो आप एक कार में बैठ जाइए और कार में धूप पूरा हो, आप अंदर बैठे हुए हो और कार का जो मिरर है साइड में, जो साइड मिरर नहीं, जो शीशा है, विंडो है, इसको आप क्या कीजिए, बंद कर लीजिए। तो आप थोड़ी ही देर में ऐसा महसूस कीजिएगा कि दम आपका घुटने लगा हो। इसमें क्या होता है कि मिरर जो कांच होता है विंडो का, इसका जो क्वालिटी होता है, इसका गुण क्या है या अवगुण ही समझिए कि जो सन रे को अंदर तो आने देता है लेकिन अंदर उसके कारण जो गर्मी, उसके कारण जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर फिर जाने नहीं देता है, उसको रोक देता है, जिस कारण से अंदर उमस बन जाता है। इसको ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और सेम काम जो है CO2 पूरी पृथ्वी के लिए कर रहा है। पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी, ये जो अर्थ है, इसके चारों ओर ये क्या बना लिया है, एक आवरण बना रखा है। और ये अब इसमें भी कहाँ कैसे होगा कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होगा वहाँ ये आवरण जो है ठीक होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम जो है कम ठीक होगा। जैसे आप नॉर्थ पोल में कोई नहीं आदमी रहता है ना, तो वहाँ कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो ये कार्बन का आवरण क्या है, ये कम है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे इसका कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता है। अब जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया आप दिल्ली देख लीजिए, या फिर जो और ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ ये परेशानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये कार्बन का लेयर जो है ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसके कारण से हीट को स्कैप करने में ज़्यादा परेशानी होती है, और इस कारण से गर्मी, और इसी के कारण से जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है आदमी, और इस कारण से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो एनुअली बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और इस टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के कारण क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी अभी देख रहे हैं वो हो रहा है। इसके अलावे जो पोलर आइस हैं वो भी पिघल रहे हैं, और उसके कारण उस संभावना जताया जा रहा है कि जो सी लेवल बढ़ेगा, और अगर सी लेवल बढ़ता है तो बड़ा उलटफेर हो जाएगा। पहले तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो सरकार जो पूरी पूरे एक पार्टिकुलर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं है, पूरे सरकार जो है इस पे जो है काम कर रही है, और इसको किस तरह से CO2 इमिशन को कम किया जाए, इसके लिए जो है प्लानिंग किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत जो सारे विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एग्री हुई है, और इसके संबंध में एक जो है जो एक समिट हुआ था 2015 में, जिसको फेमस है, ये पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जाना जाता है, पेरिस क्लाइमेट डील। मैक्सिमम कंट्रीज ने इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप था अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उसने इसे वापस ले लिया था, हालांकि फिर से जो बाइडन जो है आने के बाद इसको पुनः वापस जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इसको मानेगा, ऐसा सहमति दे दिया है। अब इसके अंतर्गत कुछ रिजोल्यूशंस हैं, हर सरकार को फॉलो करना। उसी रिजोल्यूशंस में से एक रिजोल्यूशन है कार्बन सिंक या कार्बन स्टॉक जिसको कहते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ कार्बन जनरेट करने की बात, हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कैसे इसको घटाया जाए? घटाने का दो तरीका हो सकता है। पहले तो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ CO2, उसको ही खत्म कर दें, या फिर दूसरा क्या है कि जो अभी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जो बना हुआ है, यानी जो वातावरण में है, उसको किसी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए। और ये एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बिंग जो पावर है, ये किस में है? फॉरेस्ट में है। जैसा कि आप लोग पढ़े होइएगा बायोलॉजी में कि जो पेड़ पौधे हैं उनको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, पर किस विधि से पहले भोजन बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में सन रे चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेंगे? तो वातावरण से ही लेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ? वातावरण से। उससे क्या होगा कि जो अभी ये कवर बना रखा है पृथ्वी के चारों ओर, ये क्या होगा? धीरे 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 कम होगा। तो ये पेरिस क्लाइमेट डील में से तीन इंपॉर्टेंट टारगेट्स फिक्स किए गए हैं, उसमें से एक है कि कार्बन सिंक को डेवलप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट जो वनीकरण है उस पे जोर देना, ताकि जो वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। अभी पेरिस क्लाइमेट डील में क्या क्या हुआ था? पेरिस क्लाइमेट डील ये कब हुआ था? 2015 में। तो इसमें तीन चीजों पे जो चर्चा की गई थी महत्वपूर्ण, उसमें से पहला था क्रिएशन ऑफ कार्बन सिंक। जैसा कि भारत जो उसमें कमिट किया था कि 2.5 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक, एडिशनल कार्बन सिंक भारत जो है बनाएगा, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके। दूसरा जो था रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी बाई 33 to 35%।
जो CO2 इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, इसको 2030 तक, ये डेट भी याद रखिए और प्रतिशत भी याद रखिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भारत में होता है, ये जो है सरकार के द्वारा ये डिटरमाइन किया गया है कि 2030 तक 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होगा। जैसा कि सरकार, जो आप देख भी रहे होंगे कि जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर जो है सरकार ब्लेंडिंग कर रही है, जो मीथेन इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है, ये सब जो प्रयास हैं सरकार के, ये पेरिस क्लाइमेट डील की जो डिटर्मिनेशन है सरकार की, उसी के अंतर्गत सरकार के द्वारा ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। उसी में आता है ये कार्बन स्टॉक और कार्बन सिंक जनरेट करना। तो वर्तमान इस जो सर्वे है, इस सर्वे के अनुसार जो है भारत में अभी जो कार्बन स्टॉक है ये 7204 मिलियन टन है। अगर इसमें बिलियन में देखें तो 7.2 बिलियन टन है। और ये इसमें से सरकार जो है यही क्लाइमेट डील के अंदर ये की है, कमिट की है इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट है उनको, कि इसमें जो है एक्स्ट्रा 2 पॉइंट यानी 2.5 से 3 बिलियन टन इसमें ऐड करेगी, जो कि ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए फॉरेस्ट कवर ग्रोथ जो होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। अगर 2 साल में एवरी 2 ईयर भी देखें तो ये जो है इम्पॉसिबल। बाकी दो कमिटमेंट है, सरकार इसको आसानी से पूरा कर सकती है, कर रही भी है, और इसमें खासा जो है सरकार जो है प्रयास की है, जिस कारण से उसमें रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं तो आगे है कि बैम्बो फॉरेस्ट जो है पार्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही देखे जाते हैं, हैव ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 13,882 मिलियन कॉलम्स। जो बैम्बो देखे होंगे ना, उसको कोठी कहा जाता है। जहाँ बैम्बो होते हैं ना, वो कोठी होता है और उस कोठी से ही निकले हुए होते हैं, और इनको जो काउंट किया जाता है कॉलम्स में, तो अभी जो है 13,882 मिलियन कॉलम्स हैं। और ये बढ़ करके जो है 53, यानी इसमें एक जो है लंबा बढ़ोतरी, एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसमें कह सकते हैं कि देखा जा सकता है। लगभग 13 चौक यानी 4 टाइम्स, यानी 4 गुना बढ़ोतरी हुआ है बैम्बो फॉरेस्ट में। तो इस जो सर्वे है, इस सर्वे से हम लोग इतना पढ़ें। इस सर्वे का एक सार आप जो है इस टेबल में देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इसमें जो है आपको एक टेबल के माध्यम से दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह है गेन्स एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019। इसमें भी जैसा कलर कोडिंग के हिसाब से बताया गया है कि गेन्स कौन कौन सा स्टेट में गेन हुआ है। यहाँ पे आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, उसी तरह से लॉस कौन कौन से स्टेट में है। आप पूरे वर्ल्ड जो भारत का नक्शा है इसके माध्यम से देख सकते हैं कहाँ 3% से ज़्यादा बढ़ा। ये देखिए, ये एकमात्र तेलंगाना है, 2% से ज़्यादा। अलग अलग कलर कोडिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।